हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो रहेगी। लेसन 4 आपका चल रहा था तो उसकी ये 13वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज का हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल या दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आपका बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका 1 एम्पीयर की परिभाषा भी सीखेंगे। 1 एम्पीयर की परिभाषा हमने तीसरे वाले चैप्टर में भी कराई थी, इस वाले चैप्टर में भी कराएंगे। उसमें हमने आवेश के ऊपर कराई थी, इसमें हम चालकों पर लगने वाले बल के आधार पर उसकी परिभाषा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये धारावाही चालकों के बीच जो चुंबकीय बल है वो कैसे निकलता है और वो कितना निकलता है। तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज्यादा बार आता है न्यूमेरिकल, इसलिए इसको इंपोर्टेंट कर लेना। इस पर आधारित न्यूमेरिकल काफी बार आ चुका है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये। ठीक है, देखिएगा, चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आप एक चीज बात जानते हो, इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक चीज कराई थी कि जब कोई चालक, जैसे कि आपको ये चुंबकीय क्षेत्र है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसका नाम होता है चुंबकीय बल। और इसका मान कितना निकाला था, कल हमने निकाला था F बराबर BIL sin थीटा, ये वाला आया था निकल के। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, और उसका मान कितना होता है BIL sin थीटा। ध्यान से समझ लेना, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में आता है, यदि ये यहां पर है, यहां पर कोई बल कार्य नहीं करेगा इसमें, चाहे इसमें धारा बह रही है नहीं बह रही है, लेकिन जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तब इस पर बल कार्य करेगा चुंबकीय बल। जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आएगा तो जब तक इस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। केवल कब लगेगा चुंबकीय बल, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा। समझ में आ गई, इस बात को दिमाग में रखना। अब आ जाती है बात, देखिएगा, हमारे पास में मान लीजिए 2 तार हैं, एक तार और एक 2 तार, और बहुत ही सीधे लंबे तार हैं, सीधे समांतर तार। ठीक है, जब इनमें धारा प्रवाहित कर दूंगा जिनकी लंबाई है L, इन दोनों की लंबाई है आपकी L। कितनी लंबाई है, इसकी भी L है और इसकी भी आपकी लंबाई क्या है, L है। क्लियर है बात, इन दोनों की तारों की लंबाई है L। ठीक है, और इसमें जो धारा है, इन दोनों में जो धारा, इनकी बीच की दूरी है R दूरी पर रखे हुए हैं। इसमें जो धारा बह रही है आपकी I1 और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I2। तो जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो गया कि ये आपके बन गए धारावाही चालक। समझ में आ गई, ये बन गए धारावाही चालक, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो, ध्यान से समझ लेना, जब कोई धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में आता है तभी उस पर चुंबकीय बल लगता है। अब देखिए, और आप ये भी जानते हो कि जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाता है। कब, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब देखिए, हमने माना कि हम इसमें, इस तार का नाम है P और Q, तो इस PQ तार में हमने धारा I प्रवाहित की, तो इसके कारण इसके चारों ओर, जैसे मान लीजिए PQ है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, अब हम जानते हैं कि PQ बराबर PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो हमने मान लिया V1 क्यों मान लिया, क्योंकि आपका इस PQ में धारा I1 बह रही है ये, और आपको पता है किसी चालक तार, सीधा तार होता है, सीधा समांतर धारावाही तार, उसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, μ0/4π नहीं 2π आता है। ध्यान से समझ लेना, I/R। ये उसके बायो-सावर्ट के नियम से नहीं निकलता है, ये हमने पहले ही बताई थी, चिक 8वीं या 9वीं वीडियो देखोगे तो उसमें हमने ये डेरिवेशन कराया था। तो किसी सीधे धारावाही तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/2π आता है, I/R। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, μ0/2π, और I की जगह पर कितना आएगा, I1, क्योंकि PQ में धारा कौन सी बह रही है, I1 अपॉन, और R है यहाँ से, कारण हम यहाँ पे निकाल लें, इस बिंदु पर मान लीजिए कि हम इस तार पर निकाल लें, इस तार पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब समझो जरा कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना जनरेट हो गया, आपका V1। जब ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया तो ये वाला जो I2
जो ये जो चालक, ये मान लीजिए पी क्यू हो गया, ये आर एस कह दीजिए। जो आर एस आपका चालक है, धारावाही चालक आर एस, ये किस में आ गया? अब आ गए चुंबकीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसके कारण मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये आपका जैसे दो चालक रखे हुए हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, फिर हमने ये तार रख दिया यहाँ पर, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल कार्य करेगा, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा, और ये जब इसमें धारा बह रही है तो इसके कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस पर भी एक बल कार्य करेगा, उसका नाम भी होगा F। समझ में आ गई बात? और न्यूटन के जब दोनों बलों एक साथ एक तरफ लग रहे हैं, इधर और उधर, दोनों बलों के मान बराबर होंगे। ये बात की है। पहले हम अभी सोचते हैं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस पर बल लगा, और जब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस पर बल कार्य किया। तो हमने ये इसके कारण पी क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, तो इस पर बल निकाल देंगे आर एस पर। तो आर एस पर कितना बल हो जाएगा? आर एस पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो वो F बराबर क्या होता है आप जानते हो। नॉर्मली फॉर्मूला आपका क्या है? बी आई एल साइन थीटा। तो बी आई एल साइन थीटा ये होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन ये जो आई टू आर एस में धारा कितनी बह रही है? धारा की पहले हम बी से ही बात करते हैं। बी की जगह पे क्या लिया जाएगा? बी लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कौन से क्षेत्र में रखा है? पी की आर एस कौन से क्षेत्र में रखा है? इस पी क्यू के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखा है, तो बी बना जाएगा। भाई इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तभी तो इस पर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। उस बल का मान कितना? चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना? B1। और इसमें धारा कितनी बह रही है? I2 बह रही है। लंबाई आपकी L है, कैपिटल L मान सकते हो, मोस्टली किताबों में कैपिटल L लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साइन थीटा क्यों? क्योंकि इसके कारण सीधा का सीधा कितना कोण बनना है? 90 अंश बनना है, तो वो हम वो लिख सकते हैं। चलो वो अगली लाइन से लिख दे रहा हूँ। और V1 की वैल्यू कितनी आई है? V1 की वैल्यू आई है μ0/2π और I/r, ठीक है। आई अपॉन आर नहीं, I1 अपॉन आर। ये I2 आपका है, ये L है, और ये साइन 90 अंश आ जाएगा। साइन 90 क्यों? क्योंकि ये वाला जो यहां से देखोगे तो ये सीधा का सीधा है। और दूसरी बात, इसको नहीं देखो, ये देखो, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तरीके से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी ऐसे दिशा और ऐसे होगी उसमें, ठीक है। एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे आ रही होगी, मतलब सीधी, ठीक है। और चालक ऐसे रखा हुआ है तो उनके बीच में कोण कितना बन गया? 90 डिग्री, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, ठीक है, और चालक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ऐसे चालक रखा हुआ है, यानी कि ऐसे हो गई बात। तो 90 अंश का कोण बन गया, ये आ गया 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? F बराबर आ जाएगी μ0/2π, और ये कितना हो जाएगा? I1 I2 अपॉन ये कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी L भी है यहाँ पे, L, तो ये चीज आ जाएगी। L कहाँ है? ये चीज, ठीक है। अब मैं L को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा वैल्यू? देख लीजिए, यहाँ के बारे में इधर लिख दे रहा हूं, तो F अपॉन L बराबर आ जाएगा आपका I1 I2 μ0/2π I1 I2 अपॉन R। ये वैल्यू निकल आई आपकी। तो ये दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान कितना होता है? इतना होता है। ये क्लियर होगी बात। यहाँ के बाद में स्पेशल पॉइंट बनेंगे, यहाँ तक समझ लीजिए। अब बोलोगे सर थ्योरी कितनी लिखनी है? थ्योरी को ज़्यादा मत लिखना, वो बाकी नोट्सों में लिखी हुई मिल जाएगी। फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, माना हमारे पास दो सीधे लंबे समांतर धारावाही तार PQ और RS हैं। माना कि तार PQ में I1 धारा तथा RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जिनके बीच की दूरी R मीटर है, R है, और चालक तारों की लंबाई कैपिटल L या स्मॉल l है। तार PQ में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान, या PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना। जब इसके कारण तार PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो आप I2 यानी कि तार RS पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, इसका मान कितना होगा? इतना। क्लियर है? तो ये निकल आया चुंबकीय बल का मान। अब बात करते हैं हम 1 एम्पीयर की परिभाषा ही बनाएंगे, यहां से स्पेशल पॉइंट बना लीजिए पहले, ठीक है। ये कि आपका ऐसा समझिएगा
मैं इसको मिटा दूँ, अपॉन 2 पाई एफ अपॉन एल बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, ये चीज आई है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहली स्पेशल पॉइंट में बनाऊं पहला कि I1 बराबर I2 बराबर आपका I एम्पियर, यानी कि दोनों तारों में समान धारा बह रही है, तो F अपॉन एल का मान कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, और I इंटू आई कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। जब दोनों तारों में I धारा प्रवाहित, इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज समझो पहले तो। इसका मतलब ये हो गया किसी चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, इसका मतलब क्या है, L नीचे आ रहा है तो मतलब 1 मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर, तो किसी चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान कितना होता है। क्लियर होगी बात। अब 1 एम्पीयर की परिभाषा बनाने लगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रति मीटर लंबाई पर, ये तो प्रति मीटर लंबाई का बल कहेंगे, बस क्या है, आर बराबर में क्या कह दूं, 1 मीटर कह दूं, और आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। कब, जब आपका एफ अपॉन एल का मान कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई। इसका मतलब ये हो गया कि एफ अपॉन एल बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन, इतना आ जाएगा। ये क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर -7 होता है, तो म्यू 0 अपॉन इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका मान भी मैं कितना ले रहा हूँ, सीधे सीधे एल का मान भी मैं 1 मीटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इतना बल। परिभाषा देखिएगा, परिभाषा कैसे बनने जा रही है, बहुत प्यारी सी परिभाषा बनेगी कि ये देखिएगा कि हमने इसमें धारा, इसका मान कितना ले लिया, 1 एम्पियर लिया, और इसका भी मैंने कितना ले लिया, 1 एम्पियर लिया, तो 1 एम्पियर लिया, इसकी लंबाई 1 मीटर ले ली, और आर की लंबाई भी 1 मीटर ले ली। ठीक है, तो 1 एम्पियर वह धारा होती है जो दो समांतर या जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर लंबे चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। कितना बल उत्पन्न करती है, 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। क्लियर होगी बात। एक बार फिर से कि 1 एम्पियर वह धारा होती है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर लंबे धारावाही चालकों के बीच 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। क्लियर होगी बात। एक बार फिर से और बोलो कि 1 एम्पियर वह धारा होती है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर लंबे धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। क्लियर होगी बात। तो मतलब क्या, आपसे ओवरऑल आपसे कोई पूछ ले चलते फिरते या प्रैक्टिकल में पूछ ले कि भाई 1 एम्पियर की परिभाषा तो धारावाही चालकों के आधार पर समझा, तो आप कहोगे सर कि हमारे पास मान लीजिए 2 चालक हैं और इनकी लंबाई कितनी, 1 मीटर है, और ये निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर ही रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 1 मीटर की दूरी है। और जब हम इनमें 1 एम्पियर की धारा वह धारा होती है कि जब हम इन दोनों तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं मैं, जब हम इन तारों में 1 एम्पियर की हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा या इनके बीच तारों के बीच जो बल उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा, 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न होगा। यानी कि 1 एम्पियर एक ऐसी धारा होती है जो दो धारावाही चालकों के बीच 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है, जबकि इन तारों की लंबाई 1 मीटर हो और इन तारों के बीच की दूरी भी 1 मीटर हो। क्लियर होगी बात।
इससे सिंपल क्या मिलेगी कि भाई बहुत सिंपल होगी ना परिभाषा, और इससे ज़्यादा सिंपल तो नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए इनमें से जो चाहो वो लिख सकते हो एक बार और, कि 1 एम्पियर की धारा वह धारा होती है कि जो दो धारावाही चालकों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है, जबकि उन तारों की लंबाई या उन चालकों की लंबाई 1 मीटर हो और वह 1 मीटर की दूरी पर ही रखे हो। क्लियर है? और कहां पर? निर्वात में 1 मीटर की दूरी या 1 मीटर की लंबाई के हों और 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। तो ये क्लियर है, आपका स्क्रीनशॉट ले लेना बस, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। ठीक है? और कुछ इसमें ये होता है कि यहाँ पे आपका डॉट लगा सकते हो, यहाँ पे आप क्रॉस लगा सकते हो। इसका मतलब एक की तरफ अंदर की और एक बाहर की तरफ। ये तो मैंने बहुत चिक के बता रखा है कि डॉट का मतलब क्या होता है और क्रॉस का क्या मतलब होता है। जिन्होंने नए हैं तो वो इस चैप्टर की शुरुआत की वीडियो को देख सकते हो। तो इन डॉट और क्रॉस का मतलब भी मैंने खूब चिक के समझाया था, खूब अच्छी तरह से बताया था। ठीक है? आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।